देखते हैं। अब जैगम साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। यहाँ बात हुई कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फिर अभी तवक्को के हल देंगे, एक बड़े लीडर हैं, 3 बार के वजीर आजम हैं। हमने देखा है दिखावे के लिए सही बात की जाए साबिक फौजी हुक्मरानों की तो याह्या खान को गासिब करार दिया गया, जनरल मुशर्रफ के लिए सजा आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई है, मगर किसी भी जज के खिलाफ आज तक यहाँ कभी कोई बात नहीं हुई, बड़े टूल की भी बात कर दी गई। जब आगे बढ़ने की बात करें तो आपको लगता है जितनी गुफ्तगू नवाज शरीफ ने की और जितनी उनके तजर्बे की बात की जा रही है बतौर वजीर आजम, उनके पास कोई एहतसाब को लेके वाज़ेह रोड मैप है जब वो जजेस के एहतसाब की बात कर रहे हैं? क्योंकि माजी याद रखिएगा, एक बार वो आगे बढ़ने की बात करके काला कोट पहन के खुद चले गए थे अदालत। नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में जो मौजूदा एहतसाब का निज़ाम है उसके बानी हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो एहतसाब ब्यूरो है वो उन्होंने बनाया था। मुझे ऐसे लगता है नवाज शरीफ साहब की ये जो भी खुतबात हैं, जैसे कोई बंदा बट कढ़ाई पे बैठा हो, ढेर सारी आज सामने उसके मुर्गियों की बट कढ़ाई हो और वो कह रहा हो यार 2 साल पहले जब कोरोना था ना तो पूरे साल दाल खानी पड़ी थी। भाई वो तो 2 साल पहले था ना, अब तो तुम्हारे आगे बट कढ़ाई पड़ी है, अब तो कोई और दाल खा रहा है। हम अब भी तुम्हारी वो दाल की बात करते रहो, तुम्हारी बट कढ़ाई की बात ना करें और दूसरे की दाल की बात ना करें जिसको जबरदस्ती मुर्गा बना के दाल खिलाई जा रही है। ये कह रहे हैं कि तुम याद करो उस पुराने प्रोजेक्ट को। वो हजूर इस वक्त तो आप प्रोजेक्ट हैं, हम पुराने प्रोजेक्ट की क्या बात करें, वो तो तारीखदान लिखेगा और तारीखदान लिख रहा है। और मियां साहब का जो गिला है ना, कमाल का गिला है। अदलिया से तो इन्होंने कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं है। आप देखिए 1997 में 1997 में अदालत पर हमला किया गया, चीफ जस्टिस की छुट्टी हुई, यानी अदालत पर हमला हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जज इनके साथ मिल गए अपने चीफ जस्टिस की छुट्टी करा दी। 1998 में क्या हुआ, एक फोन की एक फोन कॉल जो है वो टेप हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब जस्टिस साहब को बता रहे हैं कि बेनजीर को सजा कितनी देनी है। उससे पहले इनको बहाल किया जा चुका था, पहली दफा किसी वजीर आजम को निकालने के बाद बहाल किया गया था, हुकूमत में वापस लाया गया था। फिर 2008 के बाद देखें कैसे इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी का शिकार खेला, अपने काले कोट का हवाला दिया, किस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को निकलवाया गया। राजा परवेज अशरफ आए तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो पहुंच गए रेंटल पार्क का केस लेके उनको निकलवाने के लिए। कुछ 5 वज़राए आज़म और 2 सदूर के खिलाफ उन्होंने यूज़ किया है एस्टेब्लिशमेंट को भी और अदलिया को भी, लेकिन अदलिया ने सच्चा प्यार नहीं दिया इनको। यह शिकवा तो मियाँ साहब का रहता है। देखिए, सच्चे प्यार का मतलब है कि दोनों उस तरीके से साथ हो जाएं मियाँ साहब के जिस तरह इमरान खान चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया हो दोनों साथ दें। लेकिन सवाल वही है जो चौधरी साहब ने पूछा है कि भाई आप बताएं, आप अवाम को क्या देंगे, क्या देना चाहते हैं, आपके पास देने के लिए क्या है, आपने माजी में क्या किया है। नारे तो बहुत लगाते हैं, अभी आप देखिए जो उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, जो काम किया है, 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है। मुल्क कितने बड़े बुहरान में है और आपको कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। वही परफॉर्मेंस जो 3 दफा की है उसी को अब दोहराने लगे हैं, बल्कि 4 दफा जो की है। उधर नहीं जाना, इधर ही करना है। अब बाजवा साहब, उसके बाद बात आई जी पिछले बंदियाल साहब का नाम क्यों नहीं लेते, जिसको पसंदीदा इन्होंने जज दे दिए। बाजवा साहब का नाम लेना चाहिए जी, मैं भी नारे लगाने को तैयार हूं। और जब नारे लगा रहे थे उस वक्त आप बैठ के एक्सटेंशन भी दे रहे थे। हुक्म आया था लंदन से और पार्लियामेंट में कमेटी रूम नंबर 2 में तमाम एमएनएज को इकट्ठे करके हुक्म सुनाया गया था कि मियां साहब का हुक्म आया है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके लिए कानून पास किया जाएगा। फिर अब वो मुजाहिद भी बन जाते हैं और नाम लेना ही बड़ी बात है, नाम तो लेना बनता है। आपने कानून पास करके उनको एक्सटेंशन दी। इस वक्त तो खुद खेल रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के खिलाफ भी जब कन्वीनियंट है तो इसलिए आप अदलिया के खिलाफ भी हो रहे हैं। ठीक हो गया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें। यही कुछ है कि कन्वीनियंट क्या है आपके लिए, आसान क्या है वो हो रहा है। और अगर गुफ्तगू को कंक्लूड करूं तो मुल्क के 2 बड़े लीडर्स को
मुल्की एस्टैब्लिशमेंट से सच्चे प्यार का मान चाहिए। जगम साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमार्क्स आए उस पर वजीर कानून आजम वजीर तारड़ ने भी काफी सख्त जवाब दिया। वहां से कहा गया कि मुल्क एजेंसीज चलाएंगी या कानून के मुताबिक फैसला आएगा तो नताइज खौफनाक होंगे, मामलात हाथ से निकल रहे हैं, अगर इदारे डिलीवर नहीं कर रहे तो इदारों की जरूरत नहीं। इससे पहले खत का मामला भी मौजूद है, वहां पे भी अदलिया की तरफ से है कि मुदाखलत हो रही है। डॉट्स कनेक्ट करके क्या मामले को समझकर हल करने की जरूरत है? चीजें उस तरफ जा रही हैं या किसी के भी हाथ में मामलात नहीं इस वक्त? आशा, ये रिमार्क्स क्या चीज होते हैं और रिमार्क्स पर इतना क्यों वजीर कानून को गुस्सा आ गया है? अदालत नाराज है तो ये देखें वो क्यों है। ऐसे केसेस पाकिस्तान की आला अदलिया के पास साल हा साल से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इस मसले को हल करना चाहिए ना। और अदालत तो अपना काम कर रही है। और अगर वो कह रहे हैं कि वजीर आजम को बुलाएंगे, मेरा ख्याल है नहीं बुलाएंगे। अगर बुलाएं भी तो उनका हक बनता है, या बना बुलाएंगे वो कैबिनेट को, तो वजीर आजम जो है वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं। और मुस्तफा इंपैक्स केस में 2016 में यह तय हुआ था पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल है। तो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना किसका काम है? रूल ऑफ लॉ पे नजर रखना किसका काम है? अगर कोई मातहत अदारे में मसला हो रहा है तो वजीर कानून साहब को इंटरनली उसको सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए कि मसला कहां से आ रहा है, उस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। क्या उस मसले को कानून साजी के जरिए से हल किया जा सकता है? क्या उस मसले को बेहतर पुलिसिंग के जरिए से हल किया जा सकता है? क्या उसको बेहतर राब्ता कारी के जरिए से हल किया जा सकता है? आखिर हर मसले का कोई हल तो होगा ना। बिल्कुल। ये जो हो रहा है ये तो इस तरीके से तो कोई मसले हल नहीं होते। अगर इस तरीके से मसले हल होने होते तो फिर तो साल हर साल पहले ही हल हो गए होते। इसका मतलब है दिस इज नॉट वर्किंग और आपने कोई हल निकालना है, बजाय इसके कि आप इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश करें और नारे लगाने की कोशिश करें और आप बड़े मुहाफिज बन के सामने आ जाएं। आप इस मसले को हल करें, इंटरनली इसको सॉल्व करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप किस चीज की एग्जेक्टिव हैं, किस चीज के चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप किस चीज के वजीर कानून हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो वजीर दाखिला को बनाना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद का मामला। आप किस चीज के वजीर दाखिला हैं, इन मसाइल को हल करें। दुरुस्त हो गया। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक हो गया। अब सर साहब, आज कहा भी गया कि वज़रा को जिस तरह दाखिला और खारजा में उन्हें बुलाया जाएगा, फिर वजीर आजम और काबीना को। आपको लगता है ये मामला जिम्मेदारी लेते हुए वजीर आजम और उनकी काबीना अच्छे तौर पर हल कर लेगी? क्या बच्चों जैसी बात करती हैं आप कभी कभी, हालांकि माशाल्लाह आप समझ आ रहे हैं। अब क्या कहूँ इस बात पे, मैं बोलना भी चाहता हूँ और नहीं बोल सकता। लेकिन देखें, ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है ना, और इंतज़ामिया, आपने अपने सवाल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंतज़ामिया और अदलिया। ये जो इंतज़ामिया है ना, सिविलियन इंतज़ामिया और मिसिंग पर्सन, ये दो फुटबॉल हैं बस। ये सच है पूरा। यहाँ पे इसी प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बहस होती रही है और मैं कहता था ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। कहना नौ तो सुनाना तीनों। उधर से अदलिया डांटती है हुकूमत को, उधर से हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट कहती है ज़िम्मेदारी उठाओ इस काम की भी, उस काम की भी। ये कि हमें किसी को नज़र नहीं आता। हमें सिर्फ ये हुकूमत अपनी मर्जी से बनाई है, किसी ने ज़बरदस्ती कहा कि आए यहाँ बैठ जाएं। अब हुकूमत ली है, वज़ीर आज़म बने तो जिम्मेदारी भी लें पूरी। धड़ेबंदी है इस मुल्क में, अपनी अपनी बरादरी है, अपने अपने पेटी भरा हैं। मीडिया वाले ने, मैंने मीडिया वाले को कुछ नहीं कहना। रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट के बंदे का आप नाम भी नहीं ले सकते। सिर्फ पॉलिटिशियन जो एक दूसरे को घसीटते हैं सड़कों पे। अल्लाह खैर चला, आप भी मौज कर रहे हैं, मीडिया वाले, मैं भी कर रहा हूँ। साहब, हम बिल्कुल मौज नहीं कर रहे, रोज इस बात पे रो रहे हैं, रोज तनकीद की जिम्मेदारी है वो या तो जिम्मेदारी उठाएं या कुर्सियां छोड़ दें, ताकि अवाम फैसला करें। गलतियां यकीनन सबकी हैं, मगर दिखता यह है कि दुरुस्ती कोई भी नहीं चाह रहा है, तो नतीजा सबको भुगतना होगा।